हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम लोग का ये चैप्टर 1.6 है, अंडरस्टैंडिंग थ्रेट फॉर ए कंप्यूटर। अच्छा, ये चीज हम पहले ही बता देते, कंप्यूटर नेटवर्क एंड नेटवर्क सिक्योरिटी का जो ये हमारा कोर्स होगा, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं ना कि हम ये सब कर क्यों रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा 5 चैप्टर खत्म हो गया है, बट अभी तक हम लोग ये नहीं समझे हैं कि हम लोग को करना क्या है एक्चुअली में। सीसीएनए करना है, सीसीएनए सिक्योरिटी करना है, या पर्टिकुलर किस चीज को लेके हम ये कोर्स को बना रहे हैं, ये अभी तक इस पर कोई भी लेक्चर नहीं हुआ है। तो ये लेक्चर मेरा उस पर रहेगा। और दूसरा कि थ्रेट्स वगैरह होते क्या है, एक नेटवर्क या कंप्यूटर के ऊपर जो थ्रेट होते हैं, ये थ्रेट किनके द्वारा है, सिक्योरिटी चैलेंजेस क्या है कंप्यूटर्स के ऊपर, नेटवर्क्स के ऊपर। और ये भी समझेंगे कि नेटवर्क और कंप्यूटर सिक्योरिटी दोनों अलग हैं, बट ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। मतलब दोनों के बिना एक दूसरे का काम नहीं चलेगा, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। ये भी हम समझेंगे कि ये दोनों एक दूसरे को सपोर्ट आखिर किस तरह से कर रहे हैं। तो देखो, सबसे पहले ये है मेरा कोर्स आउटलाइन। मैंने पहले ही बोला, मेरा कोर्स आउटलाइन में सबसे पहले मेन टॉपिक जो है ना, ये मेन टॉपिक हमारा क्या है, कंप्यूटर नेटवर्क एंड नेटवर्क सिक्योरिटी। तो अभी देखो, कंप्यूटर नेटवर्क एंड नेटवर्क सिक्योरिटी में हम लोग पढ़ने क्या क्या वाले हैं, हम लोग उसको पहले देख लेते हैं। हम लोग सीसीएनए करने वाले हैं, राउटिंग स्विचिंग में हम लोग सब सीसीएनए देखने वाले हैं, सीसीएनपी का सिलेबस और सीसीआईए का सिलेबस। ये राउटिंग एंड स्विचिंग में हम लोग देखेंगे। वॉइस के लिए हम लोग सीसीएनए वॉइस का सिलेबस देखने वाले हैं। सिक्योरिटी के लिए हम लोग सीसीएनए सिक्योरिटी का सिलेबस देखने वाले हैं। ये सभी ना ओवरऑल हमारे, और इसके अलावा ये लर्निंग अबाउट राउटर्स, स्विचेस, फायरवॉल्स, वाईफाई कंट्रोलर्स, ये सभी हमारा नेटवर्क सिक्योरिटी से रिलेटेड है। बट कंप्यूटर सिक्योरिटी वो थोड़ा सा अलग हो जाता है नेटवर्क सिक्योरिटी से। कुछ कुछ नए आयाम जुड़ जाते हैं, एक्चुअली में कुछ नया पर्सपेक्टिव हो जाता है, हम लोग को उस तरह से भी सोचना पड़ता है। तो हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में भी जानेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में जानेंगे, सर्वर्स के बारे में जानेंगे। सर्वर्स में हम विंडोज और लिनक्स दोनों सर्वर देखेंगे। फर्स्ट कोशिश करेंगे हम विंडोज सर्वर करने का, देन आफ्टर ही हम कोई लिनक्स सर्वर को उठाएंगे। इसके अलावा हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कुछ ना कुछ जरूर सीखेंगे। देखो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक्चुअली में ना तुम्हारा सोच को काफी आगे बढ़ाता है। तुम जो अभी सोच रहे हो ना, वो एक बाहर का अप्रोच है। ठीक है, हम जस्ट बाहर बाहर देख रहे हैं, बट बिट लेवल में झांकने के लिए हमें ना, बिट लेवल को समझने के लिए हम लोगों को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जाना ही पड़ेगा। तो अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम लोग क्या करेंगे ना, सी करेंगे। सी इसलिए मैंने ऐड कर दिया कि मेरा सी बहुत अच्छा है, सिंपली मैं इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है, और काफी एफिशिएंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, काफी इफेक्टिव है। तो सी हम लोग करने वाले हैं। और हम लोग इसके साथ करेंगे पाइथन। पाइथन आजकल रियल वर्ल्ड में काफी ज्यादा डिमांड में आ गया है, तो पाइथन हमें करना है। और इसके अलावा हम लोग विंडोज और नेटवर्क प्रोग्रामिंग भी देखेंगे। इन दोनों लैंग्वेज को लेके, इन दोनों लैंग्वेज के थ्रू हम विंडोज और नेटवर्क प्रोग्रामिंग कैसे करेंगे, हम ये सब देखेंगे। तो ये जो मेरा सिलेबस है, ये खिचड़ी है। हम ये नहीं बोल सकते कि हम सीसीएनए कर रहे हैं या सीसीएनपी कर रहे हैं या सीसीआई कर रहे हैं, बट हाँ, हम कर सब कुछ रहे हैं। कोई भी चीज छूटेगा नहीं, हम सभी चीज को कवर करेंगे। और सबसे पहले हमारा अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग बेसिक्स राउटिंग एंड स्विचिंग को समझ रहे हैं। राउटिंग एंड स्विचिंग बेसिक्स क्या होता है, ये करते करते हम लोग थोड़ा सा ऑपरेटिंग सिस्टम को भी समझेंगे। हम लोग जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, जिस ऑपरेटिंग सिस्टम पर हम अभी काम कर रहे हैं, क्या हम अभी विंडोज 10 पे काम कर रहे हैं, थोड़ा सा हम विंडोज 10 को समझेंगे। बहुत कोई अभी विंडोज 8 पर ही होंगे। एक्सपी मुझे लग रहा है कि बहुत कोई छोड़ चुके हैं, अभी एक्सपी काफी आउटडेटेड हो चुका है, अभी एक्सपी ज्यादा कोई यूज नहीं करते। आइदर विंडोज 7 8 या फिर विंडोज 10 नॉर्मली सबको यूज करते हैं। विंडोज 7 8 विंडोज 10 और एक्सपी। और ये जो हमारा लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को हम करेंगे सेंट ओएस के थ्रू। ठीक है, ये हम करेंगे सेंट ओएस के थ्रू। मैंने अपने सिस्टम पे VMware डाल के रखा हुआ है, उसमें सेंट ओएस मेरा इंस्टॉल करके रखा हुआ है। तो हम सेंट ओएस के बारे में जानेंगे जब भी, तो हम उसी को यूज करेंगे। तो ये जो मेरा सिलेबस है, मैंने पहले ही बताया कि ये खिचड़ी है, इसमें क्या हम सब कुछ करेंगे। क्यों, देखो होता क्या है ना, रियल वर्ल्ड में देखे भी हैं कि कोई बंदा जो सीसीएनए करके आया हुआ रहता है या सीसीएनपी करके आया हुआ रहता है, उसमें ना बहुत हद तक फिर भी ना एक जो दूरदृष्टि होती है ना, वो थोड़ी कम होती है। वो उसका रीजन क्या है, रीजन है ना कि हम सिर्फ ये पढ़ के आए हुए हैं, हम कुछ और नहीं पढ़े। तो हमें ना एक्चुअली में एक बड़ा अप्रोच लेना पड़ेगा कंप्यूटर सिक्योरिटी में। जब भी आप जाना चाहो ना कंप्यूटर सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी में, तो आपको एक बहुत बड़ा अप्रोच लेना पड़ता है, आपको हर कुछ समझना पड़ता है। तो अगर आप एक बड़ा गोल सेट करके रखे हुए हो OSCP का या OSCE का, तो आपको ये सब चीजें तो कवर
करनी ही पड़ेंगी, नहीं तो काफी मुश्किल हो जाएगा। एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो लेना ही पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग तो दो यहाँ पर उठा कर चल रहे हैं, एक सी भी ले रहे हैं, पाइथन भी ले रहे हैं, बाद में अगर कुछ ऐड होगा तो अलग बात है। और एक चीज और, कोर्स कैसे चलेगा ये प्लीज ना आप मेरे ऊपर रहने देना, क्योंकि देखो मुझे पता है कि मुझे कौन सा पेपर के बाद क्या पढ़ाना है। जरूरी नहीं है कि सीसीएनए कंप्लीट होगा तभी हम मतलब कि सर्वर्स में आएंगे। हो सकता है जब भी हम सीसीएनए पढ़ा रहे हों उसी समय मेरे को कुछ लगा कि मुझे सर्वर्स के बारे में भी बताना चाहिए आपको, तो मैं उसी समय एक दो लेक्चर सर्वर के भी ले लूंगा। तो मतलब क्या, ये एक ओवरऑल डेवलपमेंट है। ये हमारा जो कोर्स है ये एक ओवरऑल डेवलपमेंट होने वाला है। तो जो भी, अगर देखो आप ओवरऑल डेवलपमेंट में अगर इंटरेस्टेड हो तो ये कोर्स सीरियसली काफी अच्छा होने वाला है आपके लिए। तो चलिए आज हम लोग आज का सिलेबस शुरू करते हैं। बट हाँ, सिलेबस शुरू करने से पहले हम ये चेक कर लेते हैं, 2 पॉइंट कल हम लोगों का छूटा था। एक्चुअली में छूटा नहीं था, मैंने जानबूझ के वो आपको नहीं बताया था, क्योंकि मैं चाहता था कि आप थोड़ा सा ये सब रिवीजन कर लो। बस टोपोलॉजीज थे, रिंग टोपोलॉजीज थे, स्टार थे, मेश थे, ये सब आप रिवीजन कर लो, क्योंकि ट्री और हाइब्रिड 2 और टोपोलॉजीज जो हैं वो इन सभी के बाद ही आने वाले हैं। तो ट्री टोपोलॉजी और हाइब्रिड टोपोलॉजी ये दोनों अभी हम देख लेते हैं। देखो ट्री टोपोलॉजी जो हमारा है, ट्री टोपोलॉजी बस टोपोलॉजी और स्टार टोपोलॉजी का मिक्सचर है। इसमें क्या होता है, इसमें देखो एक बस जाता है, ठीक है, ये एक सेंट्रल बस है, देख रहे हो ना, ये एक सेंट्रल बस है। और इस बस से, ये जो सेंट्रल बस है इसमें जो हमारा देखो टैप्स है, ठीक है, टैप से हमारा स्विच कनेक्टेड है और इस स्विच से हमारा सिस्टम्स कनेक्टेड है। तो ये हमारा इधर हो गया स्टार टोपोलॉजी, इधर हो गया हमारा स्टार टोपोलॉजी, ये हो गया हमारा स्टार टोपोलॉजी। और सिंस ये एक मेन बस के ऊपर डिपेंड करता है, ये जो एक बैकबोन केबल है उसके ऊपर डिपेंड करता है, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, तुम्हारा बस प्लस स्टार। और इसका फॉर्मेशन एक ट्री की तरह होता है। ट्री में क्या होता है, ट्री में देखो एक मेन रूट होता है, एक मुख्य तना होता है ना, ये देखो एक मुख्य तना ये ट्री का है, उसके बाद इससे ब्रांचेस निकले हुए रहते हैं, ये सभी देखो ये सब शाखा है ट्री का, ये शाखा है ना, ये हमारा ट्री का शाखा सब है। तो इसीलिए इसको बोला जाता है क्या, ट्री टोपोलॉजी। सिंस यहां पर हमारा एक हो गया ये मुख्य तना हमारा, ये हमारा बैकबोन है और ये बस टोपोलॉजी पर बना हुआ है। चलो फिर एक बार और समझा दे रहे हैं, ठीक है। तो ये ट्री टोपोलॉजी जो हमारा है ये है मिक्सचर ऑफ बस टोपोलॉजी और स्टार टोपोलॉजी का। तो बस और स्टार का मिक्सचर कैसे है, इसमें एक बैकबोन केबल रहता है, बस में हम बोले ना एक बैकबोन केबल रहता है, और उसी बैकबोन केबल से हमारा सारा डिवाइसेस कनेक्ट होता है, सारा नोड हमारा उसी डिवाइस से, उसी बैकबोन केबल से कनेक्ट रहता है। तो ये हमारा बैकबोन केबल है। और यहाँ पर देखो बैकबोन केबल से जो टैप निकला है उस टैप से कनेक्टेड है क्या, हमारा स्विच या हब कुछ भी, और उससे कनेक्ट हो रहा है हमारा पीसी, एक पीसी, दो पीसी और ये हमारा तीसरा पीसी। तो ये इससे कनेक्टेड है। तो ये क्या फॉर्म किया, स्टार फॉर्म किया ना, यहां पर भी देखो स्टार फॉर्म किया। अभी देखो हम यहां पर आ जाते हैं, ये भी एक स्टार फॉर्म किया। तो मतलब क्या हुआ कि एक हमारा है बैकबोन केबल और ये हमारा बना रहा है बस टोपोलॉजी, और उसके बाद हमारे स्टार्स हैं, ये देखो ये एक स्टार है हमारा, ये एक स्टार है, ये स्टार है, स्टार टोपोलॉजी है। तो इसीलिए इसको बोला जाता है बस प्लस स्टार। अभी इसको ट्री क्यों बोला जाता है वो भी देख लेते हैं। ट्री में क्या होता है, ट्री में हमारा होता है ना एक मुख्य तना होता है और उससे शाखाएं निकली रहती हैं, शाखाएं फिर छोटी छोटी शाखाओं में जाती है और उससे पत्तियां निकलती हैं। तो यहाँ पर देखो तुम कि ये हमारा मुख्य तना की तरह काम कर रहा है, ये जो हमारा मेन बस है ये मुख्य तना की तरह काम कर रहा है। उसके बाद देखो इससे शाखा निकला, अभी ये शाखा से देखो और छोटी शाखा निकला, और ये लास्ट में हमारे पत्तियों से कनेक्ट हुआ। पत्तियां इसलिए क्योंकि यूजफुल तो यही है ना, ये जितना भी नेटवर्क बना किन के लिए बना, इन्हीं डिवाइसेस के लिए तो बना है, नहीं तो नेटवर्क का जरूरत क्या था, इन्हीं डिवाइसेस के लिए नेटवर्क बनाया पूरा हम। तो ये हो गया हमारा क्या, ट्री टोपोलॉजी। समझ में आ गया इसको ट्री टोपोलॉजी क्यों बोल रहे हैं। और ये बस और स्टार का मिक्सचर है। उसके बाद आ जाता है हमारा क्या, हाइब्रिड टोपोलॉजी। हाइब्रिड टोपोलॉजी में क्या है ना, ये बस स्टार और रिंग तीनों का मिक्सचर है, इसमें कोई भी टोपोलॉजी मिक्स हो सकता है। हाइब्रिड का मतलब ये, ठीक है ना, कि ये मिक्सचर है अलग अलग चीजों का। तो अगर तुम यहां पर देखोगे तो ये देखो हमारा ये बस टोपोलॉजी पर आ रहा है, देखो यहां पर ये हमारा बस टोपोलॉजी है ना। इस जगह पर मैं पेन चेंज कर लेता हूं एक्चुअली में, क्या ये देखो ये हमारा बस टोपोलॉजी है। यहां पर फिर देखो हमारा स्टार टोपोलॉजी आ गया, और यहां पर देखो हमारा रिंग टोपोलॉजी आ गया ना। तो मतलब क्या, ये सभी टोपोलॉजीज का मिक्सचर है। इसको हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिड टोपोलॉजी।
समझ में आ गया ये पूरा? तो हमने ट्री टोपोलॉजी भी कर लिया और हाइब्रिड टोपोलॉजी भी कर लिया। और अब हम आते हैं वापस आज के लेक्चर में। तो देखो, जैसा कि पहले भी बोले थे, आज हम लोगों को नेटवर्क सिक्योरिटी करना है। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग को ये समझना है कि क्यों जरूरत है ये सभी चीजें ना, नेटवर्क सिक्योरिटी वगैरह, ये अभी हम लोगों को पढ़ना क्यों जरूरी है। होता क्या था ना कि पहले के समय में, जब भी तुम्हारा 1980s 19 होता था ना, 90s के समय में, उस समय जो कंप्यूटर हैकर बोला जाता था ना, वो किनको बोला जाता था, एक मिनट पेन में चेंज कर लो। उस समय जो कंप्यूटर हैकर बोला जाता था ना, ये लोग ना हाईली स्किल्ड प्रोग्रामर होते थे। ठीक है ना, जो कि बहुत अच्छे प्रोग्रामर सब है ना, वो लोग सब हैकिंग वगैरह में आते थे। ठीक है, और वो लोग, उन लोगों को बोला जाता था हैकर्स। अलग अलग टाइप के हैकर्स होते थे। ठीक है ना, ब्लैक हेड, व्हाइट हेड, ग्रे हेड, वो सब हम लोग बाद में देखेंगे, बट अभी हम लोग सबसे पहले ये देख लेते हैं। तो जिनको प्रोग्रामिंग बहुत अच्छा आता था, वैसे भी अगर अभी भी मेरे से पूछो ना, तो मैं हैकर उन्हीं को बोलता हूँ जो प्रोग्रामर्स होते हैं। टूल्स के बल पर हैक करने वालों को मैं अभी भी हैकर नहीं बोलता हूँ। ठीक है, तो कंप्यूटर हैकर बनने के लिए ना तुमको प्रोग्रामिंग आना ही चाहिए। इसीलिए तुमको ध्यान में होगा, मैंने ऐड कराया था, ठीक है ना, सी और पाइथन को। ठीक है, क्योंकि पता है बिना प्रोग्रामिंग नॉलेज का ये कंप्यूटर हैकिंग ना पॉसिबल नहीं है। तो ये समय देखो, 1980s 90s के बीच का समय जो रहता था, ठीक है, उस समय में जो स्किल्ड प्रोग्रामर्स होते थे वही कंप्यूटर हैकर बनते थे। बट अभी का समय बदल गया है। अब क्या हो गया है ना कि उन हैकर्स ने ना छोटे छोटे टूल्स बनाए। अब वो टूल्स को वो मार्केट में बेचना शुरू कर दिए। छोटे छोटे काम के लिए छोटे छोटे टूल्स बनाए और वो उन टूल्स को मार्केट में बेचना शुरू कर दिए। और अब जिनके पास भी थोड़े से भी पैसे हैं, वो टूल्स को परचेज कर सकते हैं और वो छोटा मोटा डिजास्टर कर सकते हैं। बहुत बार तो उनको खुद में पता नहीं होता कि वो डिजास्टर क्या कर रहे हैं। रियल बता रहे हैं। ठीक है, टूल्स के बल पर अगर कंप्यूटर हैकिंग करोगे ना तो अभी हो गया। लेकिन उससे प्रॉब्लम क्या हो गया? प्रॉब्लम हो गया कि मान लो एक नेटवर्क बना है, ठीक है, बहुत मुश्किल से मैंने एक नेटवर्क बनाया है, इसको थोड़ी सिक्योरिटी भी दी है। कल कोई भी बंदा, मुझे भी पता है कि कंप्यूटर हैकर, कोई भी डेडिकेटेड कंप्यूटर हैकर, देखो अगर डेडिकेशन के साथ कोई भी कंप्यूटर हैकिंग में आ जाता है, उसको अगर वो टारगेट करके रखता है कि मेरे को इस नेटवर्क को हैक करना ही करना है, तो और वो एक हाईली स्किल्ड प्रोग्रामर कंप्यूटर हैकर है, तो तुम्हारे लिए ना बहुत चैलेंज रहेगा उसको, मतलब कि ये करके रखना, रोक के रखना। ये बहुत चैलेंजिंग है अगर कोई डेडिकेटली टारगेट कर रहा है तो ये अगर इसको हम छोड़ दे तो हम बाकी मान के चल रहे कि मेरा ऑर्गेनाइजेशन सेफ है। लेकिन मेरा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का ही मान लो कोई ऐसा एम्प्लॉय जो इस तरह का कोई टूल्स खरीद के उसको खुद में नहीं पता है वो रन कर दे रहा है, तो क्या हुआ? मेरा पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन का बनाया हुआ नेटवर्क वो चौपट कर दे रहा है 2 सेकंड में, जबकि वो कंप्यूटर हैकर नहीं है। तो इसका क्या मतलब हुआ? मतलब हुआ कि पहले जो ये जो हाई स्किल का जरूरत पड़ता था, अभी उसका जरूरत नहीं है। अभी कोई भी टूल खरीद के इस तरह के डिजास्टर कर सकता है, और ये टूल लाखों की संख्या में लोग खरीदते हैं। लाखों लोग इस तरह के टूल्स खरीदते हैं। तो थ्रेट हमारा जो पहले था वो अब काफी बढ़ गया है। पहले कोई एक या दो इस तरह के हैकर होते थे कंप्यूटर, या फिर 1980s में, और या फिर 200 300 400 1000 इस तरह से होते थे। अभी क्या हो गया ना कि टूल्स खरीद के कोई भी अपने आप को हैकर समझने लग रहा है और वो कंप्यूटर हैकिंग में आ जाता है। तो होता कुछ नहीं है, बट नुकसान तो हो ही जाता है यहाँ पर हमारा। इसीलिए हमारा जरूरी है कि अब हम नेटवर्क सिक्योरिटी पे थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दें। देखो, सबसे सेफ नेटवर्क क्या है? अगर हम सबसे सेफ नेटवर्क का एक बात कर रहे हैं, तो सबसे सेफ नेटवर्क होता है हमारा क्लोज्ड नेटवर्क। एक क्लोज्ड नेटवर्क का क्या मतलब होता है ना कि ये मान लो मेरा ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें ये मान लो राउटर लगा हुआ है, यहाँ पर स्विच लगा हुआ है, और इससे सिस्टम्स मेरे कनेक्टेड है। ये राउटर कनेक्टेड है, स्विच कनेक्टेड है। अभी फिर ये मान लो किसी दूसरे डिवीजन में गया है, या इसका कोई दूसरा पोर्ट ये तुम्हारा दूसरे स्विच से कनेक्टेड है, और यहाँ से मेरा सिस्टम कनेक्टेड है। यहाँ से कोई और राउटर भी मेरा कनेक्टेड है, और इससे फिर मान लो कोई और स्विच मेरा कनेक्टेड है, इससे मेरा सिस्टम वगैरह कनेक्टेड है। अल्टीमेटली क्या है? अल्टीमेटली इस ऑर्गेनाइजेशन को बाहर के नेटवर्क से कोई मतलब नहीं है। ये देखो, बाहर से कोई कनेक्टिविटी लेके नहीं रखा हुआ है। इस तरह का नेटवर्क को हम बोलते हैं क्लोज्ड नेटवर्क। ठीक है, यहां पर देखो, आई थिंक ये देखो, ये क्लोज नेटवर्क है। क्लोज नेटवर्क में क्या हो गया कि हम बाहर से कोई भी कनेक्टिविटी नहीं रख रहे हैं। मतलब क्या? इंटरनेट वगैरह भी नहीं चल रहा है मेरा, समझ रहे हो ना? इंटरनेट वगैरह भी नहीं चल रहा है हमारा, कोई भी पब्लिक कनेक्टिविटी नहीं है। तो ये क्लोज नेटवर्क हो गया हमारा। और क्लोज नेटवर्क में हमको ज्यादा बेटर कंट्रोल मिलता है, क्योंकि हम यहाँ पर हर सिस्टम को डिफाइन कर सकते हैं कि इस सिस्टम पे क्या इंस्टॉल होगा, क्या इंस्टॉल नहीं होगा,
यूजर क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, मेरा नेटवर्क डिवाइस का क्या कॉन्फ़िगरेशन होगा, स्विच का क्या कॉन्फ़िगरेशन होगा, ये सब कुछ हम डिसाइड कर सकते हैं। यूजर क्या सॉफ्टवेयर रन करेगा क्या नहीं रन करेगा, इंस्टॉलेशन यूएसबी ब्लॉक करना है या कोई और काम करना है मेरे को, ये सब कुछ हम डिफाइन कर सकते हैं अपने हिसाब से, हम कमांड करते हैं इस नेटवर्क को। तो ये नेटवर्क सबसे सेफ माना जाता है। अगर मान लो इस नेटवर्क का पब्लिक डोमेन के साथ कनेक्टिविटी हो जाता है, इनकेस मान लो इंटरनेट के साथ कनेक्टिविटी हो जा रहा है, तो इंटरनेट से कौन क्या डाउनलोड कर रहा है, हो सकता है कि हमने क्रोम का एक्सेस दिया, अभी क्रोम से ये कोई ऐसे साइट में जाता है जहां पर वायरस वगैरह मिल सकते हैं, तो ये वायरस भी साथ में डाउनलोड कर लेगा। मतलब क्या कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन में बाहर से एक थ्रेट आ गया, हो रहा है ना। या फिर अगर ये मान लो ईमेल के साथ कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन को किसी और जगह से किसी और जगह पर भेज दे रहा है, तो अगर हम इस नेटवर्क को अगर पब्लिक नेटवर्क के साथ कनेक्ट कर दे रहे हैं तो मेरा थ्रेट बढ़ जाता है या रिस्क बढ़ जाता है, बढ़ रहा है ना मेरा थ्रेट या रिस्क। लेकिन अभी का समय ऐसा हो गया है ना कि बिना इंटरनेट का ऑर्गेनाइजेशन चल नहीं सकता है। इंटरनेट हमको चाहिए ही चाहिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अगर चलाना है तो बिना इंटरनेट के वो नहीं चलता है। बहुत सारे रिक्वायरमेंट होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, बहुत सारे पोर्टल्स होते हैं, कोलेबोरेशंस होते हैं, वेंडर्स होते हैं जिनसे हमें कम्युनिकेट करना पड़ता है, बहुत सारे हमारे सर्विस प्रोवाइडर होते हैं जिनसे कम्युनिकेट करना पड़ता है। तो मतलब कि इतना जरूरत हो गया अब इंटरनेट का कि हमको इंटरनेट कनेक्टिविटी रखना ही पड़ता है। तो एक जो प्योर क्लोज नेटवर्क का कंसेप्ट है ना, वो अब नहीं रहा, वो अब संभव नहीं रहा। एक प्योर क्लोज नेटवर्क अभी ऑब्टेन कर पाना बहुत मुश्किल हो गया है। तो हमको ऑर्गेनाइजेशन को इंटरनेट कनेक्टिविटी भी देना है, मीनवाइल हमको ये भी सिक्योर करना है कि मेरा जो भी कनेक्टिविटी है या मेरे जो भी डिवाइसेस हैं वो सिक्योर रहें, वायरसेस से, स्पाईवेयर से, मालवेयर से या फिर ट्रोजन से, जो भी रहा उनसे भी ये सेफ रहे। तो अब जो सिक्योरिटी का जो हमारा परसेप्शन है ना, वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते जा रहा है और अब सिक्योरिटी ना धीरे धीरे करके और टफ होते जा रहा है। पहला रीजन क्या हो गया कि पहले हैकर्स कम होते थे, जो स्किल्ड प्रोग्रामर होते थे ना वही हैकर बनते थे। अब क्या हो गया कि अब मार्केट में टूल्स आने लग गए हैं, वो टूल्स बहुत सारे टूल्स खरीदने पड़ते, बहुत सारे टूल्स तो फ्रीवेयर मिल रहे हैं मार्केट में, कोई भी यूज कर सकता है उनको। अभी वो यूज करने वालों की संख्या हो गई है लाखों में, ठीक है, वो यूज करके अभी लाखों की संख्या में लोग अपने आप को कंप्यूटर हैकर समझने लगे हैं। तो इससे होता क्या है, इससे ऑर्गेनाइजेशन को जो नुकसान पहले होता था अब वो काफी बढ़ गया है। एक प्रॉब्लम ये हो गया, दूसरा प्रॉब्लम ये हो गया कि क्लोज नेटवर्क रख पाना अब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए पॉसिबल नहीं है। अब हमें पब्लिक डोमेन से कनेक्ट होना ही पड़ता है, चाहे हम चाहें या ना चाहें। तो इस तरह के सिचुएशन में हमें जहां पर पब्लिक नेटवर्क से भी कनेक्ट करना है और सिक्योरिटी को भी बैलेंस करना है, ये काफी चैलेंजिंग होते जा रहा है। तीसरा एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, एक रिसर्च है। एक ना देखो सर्वे आया था, ठीक है, सर्वे था तुम्हारा कंप्यूटर सर्वे इंस्टीट्यूट से, ये तुम्हारा सैन फ्रांसिस्को में बेस्ड है, कैलिफोर्निया का है। ये बता क्या रहा है ना कि 60 से 80% तक जो तुम्हारा नेटवर्क मिसयूज है ना, ये ना ऑर्गेनाइजेशन का इनसाइड से ही होता है। मतलब क्या कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये मान लो एक ऑर्गेनाइजेशन है ए, ठीक है ना, तो इसमें जितना भी थ्रेट सब है ना, नेटवर्क से रिलेटेड बहुत सारा थ्रेट हो सकता है, ठीक है ना, वायरस हो सकता है, तुम्हारा स्पाइंग हो सकता है, इस तरह का बहुत सारा चीज हो सकता है, ठीक है। तो ये सारा 60 to 80% जो थ्रेट है वो इनसाइड ही रहता है ऑर्गेनाइजेशन का। मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन के जो अंदर के बंदे रहते हैं ना, यही लोग करते हैं। बाहर से जो तुम्हारा ये है प्रॉब्लम है वो कम है, बाहर से जो इंटरनेट के थ्रू जो तुम्हारा प्रॉब्लम आ रहा है वो कम होता है एज कंपेयर टू ये ऑर्गेनाइजेशन के जो अंदर के बंदे होते हैं ना उनसे। ये बंदे, ठीक है, ऐसे नहीं है कि सारे बंदे एक जैसे होते हैं, ठीक है, बट ये सर्वे अगर बोल रहा है तो ये गलत भी नहीं बोल रहा है, ये हम लोग को समझना पड़ेगा। बहुत बार होता क्या है ना कि ये जानबूझ के भी हो सकता है या अनजाने में भी हो सकता है। बहुत बार जो एम्प्लॉई है ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है ना, ये किसी ऐसे वेबसाइट से किसी ऐसे कंटेंट को डाउनलोड कर लेता है जिसमें तुम्हारा मेलिशियस इंफॉर्मेशन या कोड छुपा हुआ रहता है। तो हो सकता है ये जानबूझ के किया हो या फिर हो सकता है इसने अनजाने में किया हो, इसके लगा होगा कि ये यूजफुल इंफॉर्मेशन है। तो जो भी हो, बट 60 to 80% का जो नेटवर्क मिसयूज है ना, वो ऑर्गेनाइजेशन के इनसाइड में ही होता है। तो हमारे लिए जरूरी क्या है, जरूरी है एक तो ऐसा नहीं कि सिर्फ बाहर का सिक्योरिटी तुमको देखना है, तुमको ये भी मैनेज करना है कि ऑर्गेनाइजेशन का इनसाइड जो है ना नेटवर्क हमारा किस तरह से मैनेज हो रहा है, ये भी हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है।
देखो, ये एक एग्जांपल है मेरा प्राइवेट नेटवर्क का और मेरा पब्लिक नेटवर्क का, ठीक है। एक क्लोज इन्वायरमेंट क्या होता है ना, और एक ओपन इन्वायरमेंट क्या होता है, ये हम इस नेटवर्क के इस डायग्राम के थ्रू हम समझ सकते हैं। मान लो ये मेरा कोई ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है ना, ये मेरा मान लो ऑर्गेनाइजेशन है, और ये सारे केबल्स इग्नोर करो, ये केबल नहीं है, ये केबल नहीं है, ये केबल नहीं है, ये केबल नहीं है। तो इस ऑर्गेनाइजेशन में मेरे जो ये राउटर्स हैं, देखो ये इंटरकनेक्टेड है, इससे मेरा स्विचेस कनेक्टेड है, उससे मेरा ये सिस्टम्स कनेक्टेड है। मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन में बाहर से कनेक्टिविटी का कोई सोर्स यहाँ पर बन नहीं रहा है, नहीं ना बन रहा है बाहर से कनेक्टिविटी का कोई सोर्स। तो ये मेरा हो गया क्लोज नेटवर्क। क्लोज नेटवर्क एक तरह से सेफ होता है, हमारा बहुत ज्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। क्यों बहुत ज्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है? क्योंकि इस नेटवर्क को ना हम मैनेज कर सकते हैं, हम इस नेटवर्क को कंट्रोल करते हैं। जो भी यहाँ की आईटी डिवीजन होगी ना, जो भी आईटी डिपार्टमेंट होगा, वो यहाँ के सिस्टम से लेके हर वो चीज जो कि नेटवर्क से कनेक्टेड है उसको कंट्रोल कर सकता है। इसीलिए इस नेटवर्क को हम ट्रस्टेड नेटवर्क मानते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रस्टेड, TRUSTE और डी, ट्रस्टेड नेटवर्क हो गया ये हमारा। बट ये मैंने पहले ही बोल दिया कि अभी ऑर्गेनाइजेशन के बहुत सारे नीड हैं, जिसके कारण ऑर्गेनाइजेशन को इंटरनेट की जरूरत पड़ जाती है। कैसे, ये हम देख लेते हैं। मान लो ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे सेल्स के यूजर होते हैं, ठीक है ना, रिमोट यूजर होते हैं। ये बंदा देखो, ये यहाँ पर घर से काम कर रहा है, ये बंदे बाहर से काम कर रहे हैं, ठीक है। मान लो ये सेल्स के बंदे हैं, ठीक है ना, इनको डिफरेंट डिफरेंट ऑफिस विजिट करना है। तो अभी ये अपना इंटरनेट को, मान लो कि ये बंदे ना ये किसी दूसरे कंपनी में गए हैं, हो सकता है किसी कस्टमर की कंपनी में गए हो, वेंडर की कंपनी में गए हो, वहां से इनको कोई इन्फॉर्मेशन भेजना है। तो ये कैसे भेजेंगे? ये इनका जो नेटवर्क रहता है, इनका जो पब्लिक नेटवर्क रहता है, मानो सेल फोन के थ्रू भेज रहे हैं या फिर टैबलेट के थ्रू भेज रहे हैं या अपने लैपटॉप के थ्रू, किसी इंटरनेट से कनेक्ट होकर भेजेंगे। ये किसी भी इंटरनेट से कनेक्ट होकर ये कब भेज पाएंगे? जब मेरे ऑर्गेनाइजेशन में एक इंटरनेट कनेक्शन रहेगा। अगर नहीं रहेगा तो फिर ये भेज नहीं पाएंगे किसी भी तरह से, क्योंकि ये तो मेरा क्लोज नेटवर्क है। तो ये पर्टिकुलर, अब मुझे क्या करना पड़ रहा है? अभी सिंस ये बंदा डेटा भेज पाए, मुझे यहाँ पर एक कनेक्टिविटी मेरी देनी पड़ रही है, ये कनेक्टिविटी मेरे को अप करनी पड़ रही है। तो ये बंदा मेरा डेटा भेज पा रहा है, तो मेरे को इंटरनेट लेना पड़ रहा है। ये मेरे बहुत सारे होम यूजर्स होते हैं, वर्क फ्रॉम होम, अभी कोविड-19 चल रहा है तो वर्क फ्रॉम होम करने वाले बंदों की कमी नहीं है हमारे पास। तो ये जो बंदे वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, इनको जरूरत पड़ती है ऑर्गेनाइजेशन के पोर्टल्स में लॉगिन करने की, या ऑर्गेनाइजेशन को डेटा भेजने की, या डेटा रिसीव करने की, बहुत तरह की जरूरत इनको पड़ती है। तो इनको एक कनेक्टिविटी चाहिए, और ये अपने इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट करेंगे किसको? ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनेट, ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनेट के थ्रू आएंगे ये। तो मुझे यहाँ पर इंटरनेट देना पड़ जा रहा है। तो क्लोज इन्वायरमेंट, मैं मेरे बोलने का मतलब है कि क्लोज इन्वायरमेंट ऑलवेज गुड है, क्लोज इन्वायरमेंट ऑलवेज गुड है, बट ये फिजिबल नहीं है। अभी का जो समय हो गया है, ऑर्गेनाइजेशन का नीड इस तरह का है कि हम एक क्लोज इन्वायरमेंट नहीं बना सकते हैं। हमें जरूरत पड़ती है इंटरनेट कनेक्शन की, और जब भी हम इंटरनेट पे गए, ये हो गया मेरा क्या? अनट्रस्टेड। इंटरनेट कनेक्शन हो गया मेरा क्या? अनट्रस्टेड। और जो मेरा इंटरनल नेटवर्क है, ये हो गया क्या? ये हो गया ट्रस्टेड। अनट्रस्टेड हम इनको क्यों बोलते हैं? अनट्रस्टेड हम इनको इसलिए बोलते हैं क्योंकि मुझे नहीं पता है यहाँ पर कौन से डिवाइस यूज हो रहे हैं, कौन से सॉफ्टवेयर यूज हो रहे हैं, कौन सा यूजर अपने लैपटॉप पे क्या यूज करके रखा हुआ है, ठीक है ना। ये सब मुझे कुछ भी नहीं पता है, कौन कौन से डिवाइसेस हैं, लोग कैसे हैं, मुझे कुछ भी नहीं पता है इस नेटवर्क के बारे में। तो हम इस नेटवर्क को क्या बोलेंगे? अनट्रस्टेड नेटवर्क। और ये मेरा क्या हो गया? ये ट्रस्टेड नेटवर्क। अब क्या हो गया? अब देखो, अब तुम्हारा हमें बैलेंस करना पड़ रहा है नेटवर्क सिक्योरिटी के बीच में और ऑर्गेनाइजेशन के बीच में। ऑर्गेनाइजेशन का रिक्वायरमेंट है, ऑर्गेनाइजेशन का जो रिक्वायरमेंट है वो बोल रहा है कि भाई पब्लिक कनेक्शन लेना पड़ेगा, ये मेरे को चेंज करना पड़ेगा। ऑर्गेनाइजेशन है, मान लो कि ये मेरा क्लोज नेटवर्क है, ऑर्गेनाइजेशन बोल रहा है क्या? कि इंटरनेट कनेक्शन लेना पड़ेगा। मुझे क्या देखना पड़ रहा है? मुझे देखना पड़ रहा है कि सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से मैं देख रहा हूं कि ऑर्गेनाइजेशन का नेटवर्क को मैं कैसे सिक्योर करूं। अगर पब्लिक नेटवर्क मेरा आ जाता है तो सिक्योरिटी कंसर्न एक आ जाता है, बाय डिफॉल्ट एडेड हो जाता है, तो मुझे ज्यादा काम करना पड़ेगा क्योंकि ये कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ा देता है। लेकिन सिंस ऑर्गेनाइजेशन को अर्न करना है, ठीक है ना, अगर अर्निंग ही नहीं रहती तो ऑर्गेनाइजेशन चलेगा कैसे? तो मुझे ये पब्लिक नेटवर्क तो लेना ही पड़ेगा। तो यहां पर अब हमारा क्या हो गया? यहां पर मुझे बैलेंस करना पड़ रहा है, मैं कितना ओपन हो सकता हूं ताकि मेरा ऑर्गेनाइजेशन का नीड भी पूरा हो जाए और मेरे सिक्योरिटी कॉन्सर्न जितने हैं वो सब भी सॉल्व हो जाए, ठीक है ना।
अभी देखो हम लोग कुछ कुछ ना कॉमन टर्म सब देख लेते हैं। तो ये अटैक, जो भी हम कंप्यूटर अटैक होता है या हैकर्स का अटैक होता है, ठीक है, ये क्यों होता है, कौन कराते हैं ये सब, ठीक है, उनका मोटिवेशन क्या रहता है, काम क्या रहता है, वो क्यों करते हैं ये सब हम लोग देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले हम आ जाते हैं एडवर्सरी पर। एडवर्सरी क्या होता है ना, इसको बोला, इसका मतलब होता है दुश्मन। अभी तुम्हारा जो दुश्मन है वो तो तुम्हारा भला चाहेगा नहीं, और दूसरा चीज वो ये भी चाहेगा कि इनसाइड जो भी इंफॉर्मेशन है उसकी वो निकालो। दुश्मनों का काम क्या है, पाकिस्तान भारत पर क्यों नजर रखता है, पाकिस्तान भारत पर नजर रखता है ना हमेशा, ठीक है, वो चाहता है क्या, कि सारे इन्फॉर्मेशन उनकी हमारे पास रहे, जितने भी इन्फॉर्मेशन हो सके वो लेते रहो, और उसके लिए वो कंप्यूटर हैकिंग कराता है। क्योंकि अभी क्या है कि सारा डेटा, जितना भी डेटा भारत के मिसाइल प्रोग्राम से रिलेटेड डेटा हो या न्यूक्लियर रिएक्टर से रिलेटेड डेटा हो, सभी तो अब कंप्यूटर में होते हैं। तो वो चाहता है कंप्यूटर से मुझे इन्फॉर्मेशन मिल सके, ताकि वॉर टाइम में वो उन इन्फॉर्मेशन को यूज कर सके। तो एडवर्सरी में क्या क्या आ जाता है मेरा, नेशन स्टेट्स आ जाता है, जितने राष्ट्र हो गए, ठीक है, राष्ट्र हमारे दोस्त राष्ट्र भी है, दुश्मन राष्ट्र भी है। इवन बहुत बार दोस्त राष्ट्र भी नजर रखते हैं कि आप दोस्ती सही से निभा रहे हो। तो यूएस के रिसेंट में बहुत कंट्रोवर्सी भी है कि यूएस इंडिया पर, इंडिया का भी, इंडिया और यूएस का रिलेशन काफी अच्छा है, बट फिर भी यूएस इंडिया पर एक नजर रखता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पर नॉट ओनली सिर्फ एनिमी स्टेट यहाँ पर नहीं आ जाएगा, यहाँ पर तुम्हारे जो फ्रेंडली स्टेट्स हैं वो भी आ जाएंगे। टेररिस्ट हो गए, क्रिमिनल्स हो गए, हैकर्स हो गए, डिसग्रंटल्ड एम्प्लॉय। डिसग्रंटल्ड एम्प्लॉय क्या हो गए, कि ऐसे एम्प्लॉय जिनको मान लो तुमने कभी फायर कर दिया हो, ठीक है ना, निकाल दिया हो ऑर्गेनाइजेशन से। अब ये मान लो जिस बंदे को तुमने निकाला, इसे कंप्यूटर हैकिंग में बहुत इंटरेस्ट है। अब ये बंदा भाई हो गया गुस्सा, और ये बोल रहा अच्छा ठीक है मेरे को निकाला ना, बताते हैं तेरे को, रुको। और ये लग गया क्या, कि ये मैं इस ऑर्गेनाइजेशन के पूरे नेटवर्क को कैसे डाउन कर सकता हूं। तो डिसग्रंटल्ड एम्प्लॉय जो है वो भी एडवर्सरी की कैटेगरी में आएंगे। और जो कॉर्पोरेट कॉम्पिटिटर हो गए, कॉम्पिटिटर मतलब क्या, मान लो कि आज मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसमें कि मैं मान लो एंटीवायरस बना रहा हूँ, समझो कि मैं एंटीवायरस बना रहा हूँ मेरे ऑर्गेनाइजेशन में। तो जो दूसरी कंपनियां हैं जो एंटीवायरस बना रही हैं, वो तो चाहेंगे ना कि मैं, मेरे ऑर्गेनाइजेशन में लेटेस्ट रिसर्च क्या हो रहा है या नया सॉफ्टवेयर क्या आ रहा है, ताकि वो अकॉर्डिंगली अपने ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस को इम्प्लीमेंट कर सकें और वो मार्केट का बेटर फायदा उठा सकें। तो जो कॉर्पोरेट कॉम्पिटिटर हैं वो भी एडवर्सरी में ही आते हैं यहाँ पर, ये नोट कर लेना। तो एडवर्सरी हम लोग देख लिए। अभी देखो ये जो नेशन स्टेट्स है ना, इसमें देखो नेशन स्टेट मतलब क्या, कि बहुत बार ना नेशन हायर करते हैं ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे हैकर्स के ग्रुप को हायर करते हैं। उनका क्या काम क्या रहता है ना, उनका काम रहता है कि जो उनके दुश्मन स्टेट है, दुश्मन या फ्रेंडली जो भी स्टेट है, उनकी जासूसी करना, ये काम रहता है उनका। जैसे कि मान लो कुछ कुछ हैकर्स ग्रुप हैं, बिगल बॉयज। ये बिगल बॉयज जो कंप्यूटर हैकिंग ग्रुप है, ठीक है, ये नॉर्थ कोरिया को बिलोंग करता है, ये ध्यान में रख लेना, ठीक है। बिगल बॉयज कहाँ से है, नॉर्थ कोरिया से है। उसके बाद फिर हो गया सैंडवॉर्म टीम, ये है रशिया से। सैंडवॉर्म टीम कहां से है, रशिया से। अभी नेक्स्ट देखो हैकर्स मोटिवेशन। अभी इसमें क्या बोलूं, हैकर्स को मोटिवेट क्या करता है, क्यों करते हैं वो लोग सब ऐसा। तो पहला चीज क्या हो जाता है ना, कि इंटेलिजेंस गैदरिंग, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना किसी भी चीज के बारे में। मान लो किसी हैकर को किसी कंपनी ने हायर किया, उसको काम क्या दिया है कि आप जो भी ओपोनेंट कंपनी है मेरा, आप इस पर नजर रखो। तो ये क्या हो गया, मेरा इंटेलिजेंस गैदरिंग हो गया। नेशन होता है बहुत बार, ठीक है ना। तो इंडिया मान लो यहाँ पर चाइना के जो भी मिसाइल प्रोग्राम्स हैं या न्यूक्लियर प्रोग्राम्स हैं उन पर नजर रख रहा है। तो ये हम कर क्या रहे हैं, ये हम इंटेलिजेंस गैदरिंग कर रहे हैं। इसके अलावा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का थेफ्ट। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होता है, पहले इसको समझ लो। आईपी और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये आईपी ना, ये ऐसे एसेट्स हैं ना, ऐसे एसेट हैं जो दिखते नहीं है, फिजिकल नहीं होते हैं, ये लॉजिकल होते हैं। लॉजिकल होते हैं, ये किसी के दिमाग की उपज होते हैं। जैसे क्या, तुम्हारा उपन्यास अगर हो गया, नॉवेल जिसको हम बोलते हैं, वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो गया। कोई वैज्ञानिक मान लो कोई थ्योरी बनाया, ठीक है ना, कोई नया थ्योरी का डिस्कवरी हुआ, कोई नया ये आया, आर्किटेक्चर वगैरह रहा, तो ये सब हमारा किस में आ गया, ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में हो गया। अभी मान लो जो भी लेखक होते हैं वो उपन्यास लिखते हैं, इन उपन्यास की उनको जब पब्लिश कराते हैं ना, और वो जो सेल होती है, इनको रॉयल्टी मिलती है, अच्छी खासी कीमत इनकी हो जाती है। तो
इनकी अगर कोई चोरी कर लेता है ये उपन्यास की, तो ये उपन्यास मान लो कि पब्लिश नहीं हुआ है और कोई चोरी कर ले रहा है इसको, कंप्यूटर पर कोई लिख रहे थे, कोई लेखक थे, ठीक है ना, उनको मान लो कोई बड़ा प्राइज हो सकता है इस उपन्यास के कारण मिल सकता था, बुकर प्राइज मिल सकता था, या फिर साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिल सकता था, ये किसी ने चोरी कर ली। या फिर कोई ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने कुछ नया भौतिकी में खोज किया है या फिर रसायन शास्त्र में कुछ नया खोज किया है, और इनकी जो थेसिस थी, और ये थेसिस को किसी ने चोरी कर लिया, और वो उसको यूज कर सकते हैं अब चोरी करने के बाद, क्योंकि ये अभी तक पब्लिश नहीं हुई है। पब्लिश होने के पहले ही अगर चोरी हो गया है तो ये तुम्हारा जो हैकर्स है उनको बेनिफिट दे सकता है ना। तो इंटेलिजेंस गैदरिंग एक हो गया, थेफ्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो गया, डिनायल ऑफ सर्विस। मान लो हम चाह रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन को कोई एक पर्टिकुलर सर्विस ना मिले। मान लो कोई ऑर्गेनाइजेशन है, ये ऑर्गेनाइजेशन फ्लिपकार्ट है समझो। अगर फ्लिपकार्ट इंटरनेट चला रही है, फ्लिपकार्ट का पूरा बिजनेस इंटरनेट के कारण है, तो इनकी जो इंटरनेट कनेक्टिविटी है अगर हम इस पर अटैक करते हैं तो फ्लिपकार्ट का बिजनेस थोड़ी देर के लिए डाउन हो जाएगा ना। बहुत बार कॉम्पिटिटर चाहते हैं, कॉम्पिटिटर ऑर्गेनाइजेशन जो भी रहेगा ना वो चाहेगा कि आपका बिजनेस डाउन हो। तो ये हो गया हमारा डिनायल ऑफ सर्विस। एम्बेरसमेंट ऑफ द कंपनी और क्लाइंट्स, मतलब क्या, कंपनी और क्लाइंट को एम्बेरस करने के लिए, उनको परेशान करने के लिए भी हैकिंग होता है। एक और चीज, हैकिंग ना बहुत बार एज ए चैलेंज भी होता है। चैलेंज मतलब क्या, कि जो हैकर्स होते हैं ना वो इसको एक चैलेंज की तरह लेते हैं कि मैं ये काम कर सकता हूं या नहीं, ये एक चैलेंज लिया, एक चैलेंज एक्सेप्ट किया गया है। तो हैकर्स का मोटिवेशन बहुत तरह का होता है, ये हमने देख लिया। देन आफ्टर फिर क्लासेस ऑफ अटैक, बहुत तरह के क्लासेस होते हैं अटैक के। एक हो गया हमारा पैसिव मॉनिटरिंग, पैसिव मॉनिटरिंग हो गया, एक्टिव मॉनिटरिंग हो गया, एक्टिव अटैक हो गया, उसके बाद क्लोज इन अटैक हो गया। क्लोज इन अटैक क्या होता है, क्लोज इन अटैक में हम फिजिकली ऑर्गेनाइजेशन में किसी तरह से चोरी से घुसते हैं और चुरा लेते हैं कुछ भी इंफॉर्मेशन वगैरह। उसके बाद फिर एक्सप्लॉइटेशन बाय इनसाइडर्स, इनसाइडर्स के द्वारा जो एक्सप्लॉइटेशन होता है, ये हमने पहले भी देखा कि मेजर 60 to 80% जो कॉम्प्रोमाइजेज होते हैं ना वो इनसाइडर्स के द्वारा ही होते हैं। इनसाइडर मतलब क्या, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो काम कर रहा है वो हो गया। एंड देन अटैक थ्रू सर्विस प्रोवाइडर, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, अटैक थ्रू सर्विस प्रोवाइडर। इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने मान लो कि एक कनेक्शन लेके रखा हुआ है बीएसएनएल से, मान लो मेरा जो भी डेटा है वो बीएसएनएल ही मॉनिटर करने लगे, फिर मान लो मेरा कोई ऑर्गेनाइजेशन है और उस ऑर्गेनाइजेशन का डेटा बीएसएनएल का ही कोई एम्प्लॉय मॉनिटर करने लगे, सो दैट उसको शायद से किसी और कंपनी ने पैसा दिया हुआ कि इसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो मुझे चाहिए इस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड। तो अगर ये मॉनिटर करने लगे फिर क्या होगा, इसको बोला जाता है अटैक थ्रू सर्विस प्रोवाइडर। नेक्स्ट हमारा हुआ डिस्ट्रीब्यूटेड टाइप का अटैक। देखो ये बहुत सीरियस अटैक है डिस्ट्रीब्यूटेड अटैक। इसमें क्या होता है ना कि जो मैन्युफैक्चरर होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, मान लो कि मैं एक लिनोवो का लैपटॉप यूज कर रहा हूँ, और ऐसा भी तो हो सकता है कि जो मैन्युफैक्चरर है ऑर्गेनाइज मतलब कि लिनोवो का, वो ही कोई ऐसा चिप लगा के रख दिया हो लैपटॉप में मेरे, कि वो मेरे लैपटॉप को एज ए मतलब कि स्पाई मतलब कि देखेगा, ठीक है ना, मतलब कि वो जासूस है मेरे लैपटॉप का, वो मेरे लैपटॉप से इन्फॉर्मेशन जो भी मैं कर रहा हूँ वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगा और इन्फॉर्मेशन को किसी और थर्ड पार्टी को भेजेगा। ये भी हो सकता है। या फिर कोई सॉफ्टवेयर है जो कि मुझे लग रहा है जेन्युइन सॉफ्टवेयर है, बट वो सॉफ्टवेयर बेसिकली बैकएंड पे ये सारा काम कर रहा है। डिस्ट्रीब्यूटेड इसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। मान लो कि लैपटॉप बन रहे हैं ऐसे, या फिर तुम्हारे टैबलेट्स बन रहे हैं, तो ये टैबलेट लाखों की संख्या में बिकते हैं, और इनमें अगर इस तरह से की छेड़खानी कर दी गई है, इसके इनके हार्डवेयर में इस तरह के चेंजेस अगर कर दिए गए हैं, तो वो काफी डिजास्टरस होता है। इसीलिए ना हम लोग बोलते हैं बहुत बार, देखो हम लोग बोलते हैं, इसमें कोई सच है या नहीं है हमें नहीं मालूम, ठीक है, बट हम लोग बोलते तो है ना कि इवन यूएस से भी बहुत बार इस तरह की वॉइस आई थी, ठीक है ना, कि चाइनीज इक्विपमेंट्स वो स्पाइंग का काम कर रहे हैं हमारे, उनके जो 5G नेटवर्क के जो डिवाइसेस हैं वो स्पाइंग एज ए स्पाइंग काम करेंगे, स्पाई की तरह काम करेंगे वो। तो ये होता तो है, ऐसा नहीं है कि ये नहीं होता है, कम होता है बट ये होता है, लेकिन ये ना बहुत डेडली होता है, क्योंकि हमें नहीं पता होता है कि हार्डवेयर, अभी कोई लैपटॉप लेनोवो का लेने के लिए जाएगा या कोई टैबलेट एप्पल का लेने के लिए जाएगा, उस बंदे ने क्या उसे खोल के उसका हार्डवेयर चिप का अध्ययन किया हुआ है क्या? कोई भी करेगा? कभी लैपटॉप खरीद के आते हो तो क्या नट्स खोल के देखते हो क्या कि कितने चिप्स लगे हुए हैं, क्या क्या लगे हुए हैं? बहुत तो हम लोग तो बहुत बार तो जानते ही नहीं कि किस चिप का क्या काम होता है।
तो ये अटैक काफ़ी सीरियस होता है डिस्ट्रीब्यूटेड। अभी कल हम लोग ना ये सारे जितने भी अटैक्स हैं ना, इनको वन बाय वन पढ़ेंगे, जितने भी अटैक हैं। तो कल की लेक्चर को प्लीज़ अटेंड करना, क्योंकि ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होंगे। और इसके अलावा कल एक और लेक्चर मैं देने की कोशिश करूंगा, कल दूं या परसों दूं, जब भी मैं अपलोड करूं। तुम लोगों के बहुत सारे डाउट्स आ रही है मेरे पास, तो वो डाउट्स को मेरे को क्लियर करना बहुत जरूरी है। तो कोशिश करूंगा मैं कल के लिए ही, कल 1 घंटे या 2 घंटे का सेशन रहेगा। जो भी डाउट इतनी देर में हो, देखो एक चीज मैं हमेशा बता दे रहा हूँ, एक तुमको अगर एक अच्छा प्रोग्रामर बनना है या फिर तुम्हारा गोल तो कंप्यूटर हैकर बनना है ना, देखो इन सभी चीजों के लिए तुम्हें ना समझना बहुत जरूरी है। चीजों को समझना, जो भी पढ़ो, अगर तुम ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ रहे हो तो तुम समझो उसको अच्छे से। सिर्फ रट्टा मार के पार करने से नहीं होगा, हमें सारी चीजों को समझना जरूरी है। प्रोग्रामिंग जब भी पढ़ो तो इस तरह से पढ़ो कि तुम उसमें एक्सपर्ट बन जाओ। ऑपरेटिंग सिस्टम इस तरह से पढ़ो कि तुम उसको एक्सपर्ट बन जाओ। सर्वर्स इस तरह से पढ़ो, नेटवर्क को, तुमको हर चीज को एक, देखो कंप्यूटर हैकर अगर तुम बनना चाह रहे हो, सीरियसली बता रहा हूँ, तो तुम्हें हर टॉपिक को कवर करना पड़ेगा। कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं जो तुमको छोड़ना पड़ेगा, और हर टॉपिक पे तुम्हें एक मास्टर बनना पड़ेगा। तो हर एक चीज ना बहुत डीप में जाके पढ़ना, बहुत डिटेल से पढ़ना। तो डाउट्स जितने भी हैं, डाउट्स के क्लासेस मैं कल कर लेता हूँ, ठीक है। और तुम्हारा कोई प्रॉब्लम है? नहीं तो ये लेक्चर कंप्लीट करूँ, खत्म करूँ? चलो, थैंक यू। तो आज का लेक्चर यहीं खत्म कर रहे हैं। आपको ये लेक्चर कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। और मेरा चैनल का नाम है गुरुकुल वेबिनार। मेरे टेलीग्राम का लिंक यहाँ पर दिया हुआ है। एटलीस्ट मेरे को टेलीग्राम पर ज्वाइन कर ले, सो दैट मेरी लेक्चर्स की अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगी तो ये मैं आपको टेलीग्राम पे ही प्रोवाइड कराऊंगा। फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, व्हाट्सअप और ईमेल आईडी मैंने सब कुछ दे के रखा हुआ है। आप जहां तक हो सके मेरे को हर जगह, हर प्लेटफॉर्म पर ज्वाइन कर लो, क्योंकि मेरी अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस भी वहां पर आएंगी। अभी के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।